नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 हिंदी बसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक से एक तिनका कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं संक्षेप में इस कविता में जो घटना वर्णित हुई है उसके बारे में बता दूं। इस कविता के रचयिता हैं कवि जो हैं लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कह रहे हैं कि एक दिन में बहुत ही घमंड से भरा हुआ ऐंठा हुआ छत पर खड़ा था, है ना। कवि स्वयं को पात्र बनाकर कह रहा है ना। वह भी हो सकते हैं। जब मैं कविता पढ़ रही हूँ तो मैं हो सकती हूँ, तुम पढ़ रहे हो तो तुम भी मैं हो जाते हो। तो वे कह रहे हैं एक पात्र के रूप में कि भाई एक दिन में बहुत ही घमंड से भरा हुआ ऐंठा हुआ छत पर खड़ा था, छत की मुंडेर पर। तभी अचानक एक तिनका उड़ता हुआ मेरी आंख में आ गिरा। मैं एकदम घबराकर परेशान हुआ। तिनके की वजह से आंख में जो तकलीफ हुई उससे मैं बहुत ही हैरान और परेशान व्याकुल हो गया। यह अनुभव तो आपने भी कभी किया ही होगा। जब तिनका या धूल का कण आंख में गिर जाता है तब, है ना, आपने भी अनुभव किया ही होगा। तो जैसे ही कवि की आंखों में वह तिनका गिरा, कई लोग कपड़े की मूठ बनाकर, मूठ मने कपड़ा इकट्ठा करके गोला जैसा बनाया जाता है और फिर मुंह की भाप से गर्म करके आंखों को हल्के से दबाया जाता है, हल्के हल्के से दबाया जाता है। तब आंखों में से तिनका भी निकल जाता है और जलन भी शांत हो जाती है। तो ऐसे ही कवि महोदय की आंख से तिनका जैसे तैसे निकाला गया। तब उनकी बुद्धि ने, उनके विवेक ने उन्हें ताना दिया कि तू किस लिए इतना ऐंठ रहा था, अकड़ में फैल रहा था। तेरे घमंड, तेरे अकड़ और ऐंठ को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है ना। तो कहने का आशय है कि हम अपने धन, विद्या, पद, अधिकार, सत्ता, रूप न जाने किस किस बात पर घमंड में भर जाते हैं और ऐंठते रहते हैं कि हमारे जैसा तो कोई नहीं, और अपने से कमतर लोगों के साथ हम अकड़ते हैं, न तमीज़ से पेश आते हैं। ऐसे में एक तिनका जैसी मामूली चीज़ जब उड़कर आंखों में आती है, आंखों में गिर जाती है, तो हमारी हालत पतली कर देती है, हमारी 12 बजा देती है ना। तो यहाँ तिनका प्रतीक है उन लोगों का, उन चीज़ों का जिन्हें हम कोई महत्व नहीं देते, अपने सामने कुछ नहीं समझते, उनकी उपेक्षा या अपमान करते हैं। पर जब कभी छोटे लोग या छोटी चीज़ें ऊपर उठकर हम तक पहुँचती है तो हमें शर्मिंदा कर देती है और अपनी असहाय अवस्था या अपनी शक्ति का, जिस पर हम अभिमान करते हैं, उसकी वास्तविकता का एहसास करा देती है। तो हमें किसी भी बात पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति, हर वस्तु का सम्मान करना चाहिए। हम धूल को, मिट्टी को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन जब ये धूल उड़कर हम पर, हमारे अंगों में या आंखों में प्रविष्ट हो जाती है, चाहे आंख में चाहे नाक में, तब हमें अपनी शक्ति या बल का पता चलता है कि हम इस मामूली धूल या तिनके के सामने कुछ भी नहीं हैं, बल्कि इन्हीं से हम परास्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायी कविता है। इसके इस मर्म को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करें। तो अब जो कविता का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो जो कविता की पंक्तियों में जो है, कविता जो होती है उसमें शब्दों का क्रम ऐसा रखा जाता है कि कविता में लय, ताल और संगीतात्मकता आ जाती है। तो लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो पंक्तियां हैं कविता की, उनको वापस साधारण वाक्य में बदलिए, है ना। तो इनको पुनः साधारण या गद्य वाक्य में बदलना है। पहली पंक्ति है, जैसे उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, उसका साधारण वाक्य हुआ है, सामान्य वाक्य, कि मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। हम जैसे सामान्यतः बात करते हैं उस तरह से उस पंक्ति को वापस करना है। तो एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो इसकी जो साधारण वाक्य होगा वह क्या होगा, सामान्य वाक्य, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आँख में दुखने लगी, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँवों भगी। फिर चौथा वाक्य है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से तिनका निकल गया। ठीक है, बात समझ में आई कि कैसे उनको सामान्य वाक्य में बदलना है, वापस लाना है। दूसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक तिनका कविता में जो घटना
वर्णित है वह मैंने बता दी है ऊपर, लेकिन फिर भी पुनः और संक्षेप में बताती हूँ ताकि 2 बार सुनकर आपको वह घटना अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये घटना ऐसे चित्रित है कि एक बार कवि अपनी छत की मुंडेर पर घमंड से भरा हुआ खड़ा था कि एक छोटा सा तिनका आंखों में आ गिरा, और घमंड से भरा कवि उस छोटे से तिनके की वजह से इतना बेचैन और लाचार हुआ जिसने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। अर्थात कवि का इस कविता के माध्यम से संदेश है कि हम कितने ही धन, बुद्धि, सत्ता, शक्ति संपन्न हों, पर हमें घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घमंड को एक तिनका, एक धूल का कण भी, एक छोटी सी सुई की चुभन भी अपार दर्द और तकलीफ देकर खत्म करने की क्षमता रखती है। इस कविता में एक तिनके की बात है, लेकिन आपने अनुभव किया होगा जीवन में कि एक धूल का कण भी आ जाता है, एक सुई, एक आलपिन, एक तिनका जो चुभ जाता है थोड़ा सा, तो उस समय कितनी तकलीफ होती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी दर्द के मारे बेहाल हो गया, क्योंकि उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। फिर सभी आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ से उस तिनके को निकालने का प्रयास किया, तब जाकर वह तिनका निकला। यानी एक तिनके से जूझने के लिए इतने लोगों को जुटना पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? अब इसमें तो प्रश्न है एक के बाद एक क्रम से, तो हम छोटे छोटे जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन आप अगर प्रश्न आता है तो आप थोड़ा सा, जिस तरह से मैं थोड़ा सा बता रही हूँ ना आगे पीछे का और ऐड करके, आप वैसे भी आराम से लिख सकते हैं। तो घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर, मूठ के बारे में मैंने बताया क्या होती है मूठ, आंखों पर लगा लगा कर तिनके को निकालने और दर्द कम करने का प्रयास किया। ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। समझ मैंने उसकी बुद्धि ने, विवेक ने चेतावनी दी है कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो किस बात पर इतना इतना ऐंठ रहा था? एक तिनका ही तेरे उस ऐंठ को, घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी है। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर जी ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होय। मतलब कि तिनके को कभी भी निंदिए नहीं, या तो उसकी निंदा न करें या उसको दबाइए नहीं। पाँव तले जो हो, जो पाँव के तले आएगा तो हम उसको दबाएंगे, है ना, तो पाँव तले आएगा तो हम उसको कुचल करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कबीर महोदय कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं कि तिनका कभी आपके पाँव तले हो तो उसकी निंदा भी मत करिए कि वह क्या यार अपने पाँव के नीचे तिनका आ गया है, और न उसको कुचल कर या दबा कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वही तिनका कभी आँखों में उड़कर, मतलब उड़ कर के जो आँखों में गिर जाता है तो पीर मने पीड़ा घनेरी मने बहुत हो जाती है ना, कबहू उड़ी आँखिन परे। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो दोनों पद्यांशों में समानता यही है कि एक तिनका भी इंसान का घमंड तोड़ने में सक्षम है, अतः तिनके या तिनके जैसी छोटी चीज़ों को भी कम नहीं आंकना चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नज़रअंदाज मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे उस पर, यानी छोटा या कमतर समझकर किसी भी छोटी वस्तु या छोटे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बात दोनों ही पद्यांशों में समान रूप से कही गई है ना। और अंतर यह है कि एक तिनका कविता में कवि ने कहा है कि तुम घमंड किस बात पर करते हो, तुम्हारा शक्तिमान होने का घमंड, तो मतलब तुम्हारा शक्तिमान होने का घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है, मतलब एक तिनका ही तुम्हारे सारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। और दूसरे दोहे में कबीर ने चेताया है कि तिनका हमारे पैरों के नीचे भी आ जाए, है ना, कि तिनका कबहू न नींदिए पाँव तले जो, अगर तिनका पाँव के नीचे आ जाता है तो न तो उसकी निंदा कीजिए न उसे दबाइए, है ना, उसे कभी दबाना या मसलना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी वह उड़कर जो आंखों में पड़ जाएगा तो बहुत दर्द देगा। अर्थात किसी को छोटा या कम समझकर हम दबाते हैं तो कभी वह ऊपर उठकर हमें परेशान कर सकता है, बहुत परेशान कर सकता है। अतः हर तुच्छ से तुच्छ समझी जाने वाली चीज़ की भी हम कद्र करें, है ना। तो पहली वाली पंक्तियों में तो जैसे कवि ने स्वयं के साथ घटना घटाकर, है ना, कविता में जो पंक्तियाँ उनमें घटना दिखाई गई है कि भाई तिनका आंखों में पड़ा और किस तरह से सब लोग, मतलब कवि कितना परेशान हो गया, और फिर सब लोग मूठ दे देकर उसको निकालने लगे, और जब तिनका निकला तब जाकर के चैन मिला, और तब ये समझ में आई बात कि एक तिनका भी मेरे इस घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी है।
है ना। तो उसमें घटना आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई गई है कि किस तरह से तिनके ने घमंड तोड़ा। और कबीर की जो पंक्तियां हैं उनमें कबीर ने अपने अनुभव से हमें पहले ही चेता दिया है, मतलब अपने अनुभव से वे हमें पहले ही चेता रहे हैं ताकि हम घमंड न करें, है ना। एक तो हम घटना के बाद समझ रहे हैं और एक में ये बात है कि उन्होंने अपने अनुभव से हमको कह दिया है। अगर हमें बुद्धिमानी मतलब बुद्धिमत्ता या विवेक है तो हम दूसरों के अनुभव से समझ करके वैसी गलती न करें। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना से है अगले प्रश्न। पहला प्रश्न है, इस कविता को कवि ने मैं से प्रारंभ किया कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, है ना। इस कविता को कवि ने मैं से, जैसे वे स्वयं के लिए कह रहे हैं, स्वयं पात्र बनकर कह रहे हैं कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ खड़ा था। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो वो मैं हो गई, कवि ने कहा है तो वो कवि ने लिखी तो वो उनकी खुद मैं हो गए, खुद पात्र हो गए। और अब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं हो गई इस कविता को पढ़ने वाली। तो जैसे ये मेरे साथ ही बीत रही है, या मैं ही कह रही हूँ, या मैं ही अनुभव कर रही हूँ। आप पढ़ोगे तो आप मैं बन जाएंगे, है ना। तो और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। सही बात है, मैं के साथ उसकी क्रिया, सहायक क्रिया और ये बदल जाएंगे तो वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो ये घमंड की बात आई है ना, तो सबसे ज़्यादा घमंडी या दुनिया में संसार में जो प्रसिद्ध है घमंड में, रावण और कंस। तो मैंने सोचा चलो कंस का नाम दे करके कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं, देखें, कंस लगा करके, मैं की जगह कंस लगा करके कि कंस घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में उसकी पड़ा। मेरी की जगह उसकी, मतलब कंस की आँख में पड़ा। कंस झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों उसे ताने दिए, मुझे नहीं, कंस की समझने कंस को ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, है ना। कंस और रावण घमंड के लिए प्रसिद्ध हैं। वैसे तो हम भी घमंडी होते हैं, ऐसी बात थोड़ी कि हमें घमंड नहीं आता। हम, उनके पास तो बहुत कुछ था, सत्ता थी, शक्ति थी, उसका घमंड था, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता है, फिर भी हम कितना ऐंठते हैं। तो इस तरह से कंस का नाम लगा करके जो हमने कविता की पंक्तियाँ पढ़ी, तो वहाँ कर्ता बदलने से थोड़ा सा, जब वापस कर्ता की बात आती है तो वहाँ कंस का नाम या उसको हम कहेंगे। आई बात समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, तब समझने यों मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। सही है, ये ऐंठ और समझ जो है हमारी भावनाएं हैं, लेकिन इन्हें एक सजीव प्राणी की तरह बताया है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। अगर इनको पात्र बना करके एक नाटक लिखा गया होता तो ऐंठ और समझ कैसे अभिनय करते या क्या बात कहते, है ना। तो ऐंठ इसमें ऐसी पात्र होती कि जो बढ़ चढ़ कर बोलती, अपनी हर बात कहती और उसकी हर बात में अकड़ या घमंड झलकता, है ना। पर समझ उसे शालीनता से, विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहती या उसे न अकड़ने के लिए समझाती, है ना। ऐंठ तो उछल कूद भी कर मचा सकती है। इतराती, मतलब ऐंठ जो पात्र होती, एक तो वो है फीमेल मने नारी पात्र होता है ना, तो उछल कूद मचाती, इतराती, क्योंकि घमंड है तो वो तो इतराने वाला ही होगा। ऐंठ जो है वो इतराएगी, और जो ये समझ है वह भी नारी पात्र होती, तो वह बड़ा ही शांतिपूर्ण व्यवहार करती हुई हमें दिखाई देती। तो इस तरह से आप ऐंठ और समझ को लेकर के कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, इसके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। तो ये जो है पंक्तियाँ, उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। तो इन पंक्तियों का पहले अर्थ बता दूं मैं कि उठा बबूला प्रेम का, बबूला माने जैसे एक बहुत
उद्वेग या बहुत आवेग से प्रेम का भाव हमारे हृदय में उठा तो तिनका उड़ा आकाश, है ना, उठा बबूला प्रेम का इतना बड़ा बबूला उठा या बवंडर उठा कि तिनका, जब बवंडर उठता है या आंधी या तूफान से आते तो जो तिनके होते नीचे गिरे हुए वो उड़ करके आकाश की तरफ चले जाते हैं। तो तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया तिनका तिनके पास। तो चारों तरफ तिनके ही तिनके हो जाते हैं और तिनके ही तिनके दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें ये मर्म है कि उठा बबूला प्रेम का, एक तो साधारण तूफान या बवंडर उठता है तो तिनके घास जो हल्की हल्की चीज़ें होती है वे सब उड़ उड़ करके आकाश की ओर बढ़ने लगती हैं और चारों तरफ हमें तिनके ही तिनके दिखाई देने लगते हैं। यहाँ तिनका के जो अर्थ हैं, कई अर्थ हैं तिनका शब्द के। मतलब देखिए, उठा बबूला प्रेम का, तो जब आत्मा में या हमारे हृदय में प्रेम का बवंडर उठता है किसी की भी आत्मा में, तो तिनका उड़ा आकाश। कबीर महोदय जो है, कबीर जी कह रहे हैं कि तिनका उड़ा आकाश। यहाँ तिनका से आशय है आत्मा से। जब किसी आत्मा में परमात्मा के प्रति प्रेम का बवंडर उठा, है ना, तो प्रेम का तूफान उठने पर आत्मा शरीर से निकलकर उड़कर आकाश में पहुंच गई। आकाश जहां हम ईश्वर का, परमात्मा का निवास बताते हैं, तो आत्मा उड़कर परमात्मा से मिलने चली गई। तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया। तिनका माने तो आत्मा, पहला वाला जो तिनका वो उसका तो अर्थ हो गया आत्मा, और दूसरा जो दूसरी बार जो तिनका है तो तिनका 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 हो गया। यहाँ तिनका अर्थ तिनका है एक साथ लिखा हुआ, लेकिन तिन और का को अलग कर दो आप, तो तिनका मने उनका यानी ईश्वर का। तो आत्मा जो परमात्मा का अंश थी, हम परमात्मा से ही हम आते हैं संसार में वापस, परमात्मा का ही अंश होती है आत्मा जो शरीर धारण करके संसार में आती है। तो कबीर कह रहे हैं कि तिनका तिनका हो गया, मतलब तिनका जो आत्मा है वह तिनका हो गया, जिसका अंश थी वह उसी की होगी, पुनः परमात्मा की हो गई। तिनका तिनके पास, मतलब जो जिसका था वो उसी के पास चला गया। तिनका माने आत्मा जो थी वह जिसकी थी, जिसका अंश था, जिस परमात्मा की थी, वह वापस उसके पास चली गई। और जो हमारा शरीर जो संसार का था वह संसार के पास ही रह गया, है ना। शरीर जो इस मिट्टी से, इन 5 तत्वों से मिलकर बनता है, और उसमें परमात्मा का अंश आत्मा जब उसमें प्रविष्ट हो जाती है तो वह शरीर जीवित हो जाता है, सजीव हो जाता है। लेकिन जब आत्मा परमात्मा से मिलने जाती है तो वह उसी का अंश था और उसी के पास चली गई, उसी की हो गई, है ना। तो तिनका उड़ा आकाश, आत्मा उड़कर आकाश में पहुंच गई। आकाश जहाँ ईश्वर का निवास है, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, और तिनका तिनका हो गया, आत्मा परमात्मा की हो गई। तिनका तिनके पास, जो जिसका था वह उसके पास चला गया। ठीक है, समझ में आया? बड़ा गहरा भाव है, लेकिन आप समझ में आ जाएगा आपको तो बड़ा ही आनंद आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा की बात। किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना, मतलब कोई ना कोई तरीका ऐसा लगाया गया कि जिस तरीके से वह चीज़ निकल गई, जो भी निकालनी थी, किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, एक वाक्य का अंश है ढब से, तो हम जानते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे ही जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। मतलब ये लग रहा है कि ध्वनि में समान थोड़े थोड़े है कि धम और ढब, धम से और ढब से, लेकिन फिर भी वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। प्रयोग में अंतर क्यों होता है? क्योंकि धम से और ढब से जिनसे वो ध्वनियाँ निकलती हुई हमें प्रतीत होती है, उन्हीं के साथ वह वापस प्रयुक्त होती है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। तो पहले इस बात को समझ लीजिए, ढब से धम से ध्वनि समान है, समान मात्राओं के कारण, है ना। ढब से और धम से यहाँ ध्वनि समान है, लेकिन वाक्यांश के प्रयोग में अंतर है और इनका प्रयोग किसी क्रिया की ध्वनि के आधार पर होता है। अर्थात ध्वनि के आधार पर इन शब्दों का निर्माण होता है। कोई क्रिया हो रही है और उस क्रिया से जो भी ध्वनि निकलती हुई प्रतीत हो रही है, आभासित हो रही है, तो उसी के अनुसार वह शब्द निर्मित हो जाता है। धम से, जैसे जब कोई जमीन पर कूदता है तो धम की ध्वनि निकलती है ना, धम की ध्वनि निकलती है, इसलिए कूदने की क्रिया के लिए धम शब्द निर्मित हो गया। ऐसे ही छप से, पानी में कोई कूदता, एक तो जमीन पे कूदा तो धम से आवाज हुई, कूदा है लेकिन वह पानी में कूदा है तो छप की ध्वनि निकलती है ना। तो ऐसे ही शब्दों का निर्माण ध्वनि के आधार पर होता है। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, छप से, टप से, थर्र से, फुर्र से, सन से, इनको जो उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। नीचे और खाली वाक्य दिए गए हैं, जैसे मेंढक पानी में कूद गया, तो मेंढक पानी में कूदेगा तो छप
जैसी ध्वनि आएगी। तो यहाँ शब्द क्या प्रयुक्त होगा, मेंढक पानी में छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद चू गई, खाली स्थान में क्या भरेंगे, टप से। जब पानी की बूंद अगर नल टपकता है तो कैसी आवाज़ आती है, टप टप। नल बंद होने के बाद भी पानी अगर उस नल में थोड़ा सा रह रहा होता है तो वो 2-3 बूंदें अगर नीचे गिरती है तो टप टप करती है। और कभी नल खराब होने पर पानी चूता या टपकता है तो भी टप टप की ध्वनि होती है। तो पानी के साथ क्या शब्द आएगा, टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया उड़ी। अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया हो तो आप देखना, पानी की आवाज़ मतलब कि नल से टपकते हुए पानी की आवाज़ टप टप, और चिड़िया उड़ती है तो उड़ने की ध्वनि जो पंखों से उड़ती है एकदम फुर्र की आवाज़ होती है। तो इसलिए यहाँ क्या शब्द आएगा, शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी, है ना। तो ये बस फुर्र जैसी ध्वनि निकली तो वही शब्द बन गया। ठंडी हवा गुजरी, मैं ठंड में कांप गया। तो ठंडी हवा गुजरती है या हवा चलती है तो किसी सन सन की ध्वनि होती है। तो ठंडी हवा सन से गुजरी और मैं ठंड में थर्र से कांप गया। जब हम कांपते हैं, कांपने की जो क्रिया है उसमें थरथराहट की सी ध्वनि होती है या थरथराहट सा महसूस होता है। तो यहाँ क्या शब्द प्रयुक्त हो जाएगा, थर्र से। मैं ठंड में थर्र से कांप गया। ठीक है, समझ में आई बातें। ये भाषा की बात, अनुमान और कल्पना और ये जो होती है वो बड़ी ही रोचक है, आपको इनको समझना चाहिए। और अभी से समझेंगे तो बाद में आगे जाकर भाषा बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपका अधिकार, आपकी पकड़ बढ़ती चली जाएगी। विश्वास है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।